मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करें क्लास 10 की मॉडल सेट पेपर 4 की साइंस का सब्जेक्टिव के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप में है। पहला क्वेश्चन में यहाँ पे है आप लोग का कि कहाँ पे वस्तु को रखते हैं, कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये वाला क्वेश्चन हम एक ही बार बता देंगे, ठीक है, उसको भी रहने दीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। विद्युत चुंबक क्या है? एक प्रणालिका एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? देखिए इसका उत्तर है विद्युत चुंबक एक युक्ति है जो विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विद्युत चुंबक क्या है? एक युक्ति है जो कि विद्युत धारा को विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। धारावाही प्रणालिका का एक सिरा उत्तर एवं दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। चुंबक का हमेशा एक सिरा उत्तर और दूसरे सिरा हमेशा दक्षिण की ओर व्यवहार करता है। धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी की क्षण के चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समान होती है। प्रणालिका के भीतर किसी क्षण की चुंबक की तरह एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें कहने का प्रणालिका के भीतर में भी चुंबक छड़ की तरह एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है। बाहर से तो रहता है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन रहता है, पर इसमें क्या बोल रहा है, अंदर में भी उसके चुंबकीय गुण उत्पन्न रहता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है साबुन क्या है? साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों के नाम लिखे। मतलब साबुन है क्या, उसके पदार्थ के बारे में लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर है, उत्तर में देखिए साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है। मतलब सोडियम और पोटेशियम का लवण है। साबुन क्या है? उच्च वसा वाला सोडियम और पोटेशियम का लवण है। साबुन के निर्माण के आवश्यक कच्चे पदार्थ है, क्या क्या है? वसा, लवण, सोडियम सल्फेट, तेल। ये सबसे हम लोग क्या कर सकते हैं? साबुन बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है सोडियम के केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है? तो आप लोग को समझा देते हैं। सोडियम जो है बहुत ही क्रियाशील होता है, उसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो आ जाएगा तो उसमें आग पकड़ लेगा, बहुत ज्यादा ही क्रियाशील होता है, इसलिए उसे हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में लिखना है सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा की उपस्थिति ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है? सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन आप लोग याद कर लीजिएगा। Na है जो O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? Na2O। सोडियम केरोसिन तेल में ना घुलती है और ना ही अभिक्रिया कर पाती है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है मधुमेह क्या है या क्यों होता है? उत्तर में देखिए मधुमेह एक प्रकार का रोग है। जब मानव के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें अतिरिक्त ग्लूकोज मूत्र के साथ बाहर आने लगता है। मूत्र के साथ क्या होने लगता है? ग्लूकोज बाहर आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, ऋतुस्राव क्यों होता है? ठीक, उत्तर में देखिए स्त्रियों में यौवन आरंभ तथा यौवन अवस्था के दौरान उनकी आंतरिक जनांगों में कुछ चक्रीय क्रियाएं होती है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। महिलाएं लोग जब यंग होते रहता है तो उन लोग में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं। ठीक है, तो उसमें जनांगों में कुछ क्रियाएं होते रहती हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए स्त्री के अंडाशय से हर माह एक विकसित अंडाणु उत्पन्न होता है। 36 घंटे के भीतर अगर यह अंडाणु शुक्राणु के द्वारा निश्चेदित नहीं होता तब यह नष्ट हो जाता है। अतः गर्भाशय की दीवार से टूट कर अलग हुई कोशिकाओं तथा यह नष्ट अंडाणु योनि से स्राव के रूप में बाहर आ जाते हैं। इसी स्राव को मासिक स्राव या ऋतुस्राव कहते हैं। सामान्य स्थिति में प्रत्येक 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग समझ रहे हैं कि क्या है ये क्वेश्चन में? आप लोग बैठा के इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। नंबर 7 में हमें वन एवं वन्य जीवन की संरक्षण क्यों करना चाहिए, यानी कि जंगल को हम लोग को बचाना क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे देखिए हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण करना जरूरी है क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा तथा पारिस्थितिक संतुलन में इनका काफी महत्व है। यानी कि पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है उसको सुधारना। वन पर्यावरण की सुरक्षा के अलावा मनुष्य की मूल आवश्यकताओं जैसे कि आवास निर्माण यानी घर बनाने में, सामग्री, ईंधन तथा भोजन का प्रत्यक्ष परोक्ष साधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वन मिट्टी कटाव रोकने तथा जल के चक्र के पूर्ण होने में सहायक होते हैं। वन्य जीवों की आवास स्थल होता है। सभी वन्य जीव पर्यावरण संतुलन के महत्वपूर्ण होते हैं। विलुप्त के कागार पर खड़े वन्य जीवन की संरचना को जैविक विविधता के संरक्षण के लिए आवश्यक है। संपूर्ण जीव मंडल के घटकों के बीच आपसी संतुलन के लिए वन तथा वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। ठीक है, तो वन को बचाना क्यों आवश्यक है? आप लोगों को पता है कि मिट्टी को कटाव को, जंगल का जो जड़ होता है पेड़ों का, वही सब मिट्टी का अपरदन को भी रोकता है। और जितना भी जंगली जीव जंतु रहता है वो लोग का क्या है? वो का आवास है। ठीक है, वो लोग का आवास जंगल ही है, वो लोग घर क्या है? जंगल ही है, और इससे आवास निर्माण भी होते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम है जो हम लोग को वन के द्वारा ही ठीक होता है, तो इसीलिए जंगल को बचाना बहुत जरूरी है। इसे आप लोग बैठा के लिख दीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है, आप लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। देखिए
इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि R बराबर 2F है और F बराबर क्या R/2। तो ये पहले भी आपको फॉर्मूला बता दिए, ये दोनों को प्रूव करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको एक अवतल दर्पण बनाना है फिगर इस टाइप से। तो अवतल दर्पण में क्या धंसा हुआ भाग होता है, उसमें प्रवर्तक तल होता है, अब उभरा हुआ भाग में क्या रहता है, लेपिंग किया हुआ रहता है, कलई का लेपिंग किया हुआ रहता है। तो सबसे पहले आप इस टाइप से फिगर को बना लीजिएगा, ठीक है। अब कोई भी अनंत से अगर आ रहा है प्रकाश किरणें तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है, तो ये वाला बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबका नेमिंग कर दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का फोकस दूरी बोलते हैं और यहाँ से सी तक को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखिए क्या, ये बना लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को लिखना है, इसी के बारे में देख देख के लिख देना। फिजिक्स का मतलब ये फिगर के बारे में देख के लिखना पड़ता है। तो देखिए चित्र में अवतल दर्पण दिखाया गया है, चित्र में अवतल दर्पण दिखाया गया है, ए बी आपतित किरण है, ए बी क्या है आपतित किरण। देखिए यहाँ पे ए और बी, यहाँ से किरण आ रही है तो उसको आपतित किरण बोलेंगे। ए बी आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष को के समांतर बी एफ को परिवर्तित किरण है। बी एफ क्या है, प्रवर्तित किरण, आने वाला किरण ये है, जाने वाला कौन सा किरण है, बी एफ प्रवर्तित किरण है, जो कि प्रवर्तन के बाद दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरता है, दर्पण से मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। सी दर्पण का विकृतक केंद्र है, सी क्या दर्पण करता केंद्र है, सी बी दर्पण के बी बिंदु पर लंब है, सी बी है जो सी और बी बिंदु बी पर लंब है, बी पे देखिए लंब है, सी बी किस पे लंब है, बी पे लंब है। ये चीज़ खाली आप लोग को लिख देना है। प्रवर्तन के नियम से क्या होता है, प्रवर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कौन ए बी सी, देखिए कौन ए बी सी, कौन बी सी एफ, यानी कि ये कौन के बराबर होता है, यानी कि आपतन कौन प्रवर्तन कौन के बराबर होता है, आपको पता है। तो इस टाइप से यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। फिर देखिए बी सी एफ के भी बराबर, ए बी सी किसके बराबर, बी सी एफ के, बी सी एफ के, ये कौन के भी बराबर, यानी कि एकांतर कौन आई दोनों बराबर है। तो यहाँ पर पी अवतल दर्पण का ध्रुव है, पी क्या अवतल दर्पण का ध्रुव है, इसी को हम लोग लिख देना। तो देखिए कौन सी बी एफ यानी कि आर वाला कौन, ठीक है, कौन बी सी एफ, कौन बी सी एफ आई वाला कौन, ये दोनों को बोल रहा है। तो ये दोनों बराबर आपस में, क्योंकि कौन आई बराबर कौन आर होता है, ठीक है। यानी कि सी एफ बी एफ के बराबर है, यानी कि सी एफ जो होगा, सी एफ है जो बी एफ का बराबर। जब कौन बराबर है तो भुजा भी बराबर हो जाएंगे इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो छोटे द्वारा के दर्पण के लिए बिंदु बी और पी के काफ़ी निकट है, तो देखिए बी एफ पी बी और एफ सी, ये तीनों बराबर हो जाएंगे। देखिए एफ बी और एफ पी और क्या है एफ सी, ये और ये तीनों क्या आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ये तीनों बराबर है। तो जो एफ सी है जो एफ सी है जो एफ पी बराबर है, और सी पी का कितना, सी पी का आधा लिख सकते हैं। तो एफ सी को क्या हम लोग माने, एफ पी को हम लोग क्या माने, एफ माने थे एफ, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा R/2, या तो ये हो जाएगा। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगर प्रूव करने देंगे तो आप इसे वहाँ पे प्रूव कर पाइएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका एक नोमरिकल है, इस टाइप का नोमरिकल देता है, VVI नोमरिकल है, ठीक है। बोला एक घर में 12 घंटा के 10 LED बल्ब एवं 75 वाट के 5 पंखे लगे हैं, ये प्रतिदिन 10 घंटा उपयोग में लाए जाते हैं, तो फरवरी 2020 का बिल तैयार कीजिए यदि 6 रुपये प्रति यूनिट है, ठीक है। इसे हम लोग को बनाना कैसे है, इसे देखिए आप लोगों को बता देते हैं करना क्या है। देखिए हम लोग निकालें क्या, यहाँ पे कुल वाट कितना है ये निकाल लीजिएगा, कुल वाट कितना है। तो सबसे पहले देखिए जितना भी ये सबको हम लोग गुना करते हैं, 12 वाट 12 देंगे, उसके बाद 10 LED तो 10 से गुना कीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए पूरा 75 वाट, तो यहाँ प्लस दीजिए, क्या दीजिएगा प्लस, फिर 75 वाट, जैसे ही युक्ति चेंज करेगा तो बीच में प्लस आएगा। 75 वाट 5 पंखे, तो यहाँ पे गुना 5 दीजिएगा, ठीक है। लगे हैं 10 घंटे के लिए चल रहे हैं, इस जितना भी आएगा सबको किससे गुना कीजिएगा 10 से। तो पहले इधर गुना कर लीजिए कितना आ रहा है 120 प्लस 75 25 कितना हो जाएगा 75 पैसे हो जाएगा 375, सबको जोड़ दीजिए 5 9 4 495 आया। और बोल रहा है कितना देर चलता है 10 घंटा, तो यहाँ 10 से भी गुना कर दीजिए, कितना आ गया, यहाँ 10 से भी गुना कर दीजिए, कितना आपका आ गया, इतना आ गया। देखिए 1 यूनिट का 1000 हुआ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है 2020 का बिल तैयार कीजिए, 2020 फरवरी से, तो 2020 का बिल तैयार करना है, इतना तो आ गया कुल वाट, हमको फरवरी का बिल निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए तो फरवरी 2020 का बिल टोटल इतना था 4950। फरवरी में कितना दिन होता है 29 दिन होता है, इसको गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1433,550 रुपया, इतना आ गया। अब आपको बोल रहा है 1 यूनिट में इतना होता है, तो इसको किससे डिवाइड देंगे 1000 से दे देंगे, ठीक है। तो इतना यूनिट में कितना होगा, तो डायरेक्ट आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा 13,550/1000, 1 0 से 1 0 कट गया है, 2 अंक के बाद पीछे से पॉइंट बैठा देंगे 43.55, इतना किलोवाट घंटा आएंगे, इतना किलोवाट घंटा आ गए, ठीक है। इसमें इतना किलोवाट घंटा आ गए और 1 यूनिट का 6 रुपया बोल रहा है, तब इसको 6 से गुना कर देंगे तो इतना यूनिट का कितना दाम होगा। तो यानी कि लिखेगा फरवरी माह का
जनवरी माह का कितना हो जाएगा, इतना दिया हुआ है, इसको हम लोग 6 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 861.3 रुपया। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है फ्लेमिंग के वाम हस्त एवं दक्षिण हस्त को नियम को लिखें। आपको पिछले क्लास में ही पहले ही बता चुके हैं फ्लेमिंग के वाम हाथ हस्त के नियम। अब इस वीडियो में भी आप लोग को दोबारा रिवीजन करवा देते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दक्षिण हाथ के नियम के क्या होते हैं। ज्यादा कुछ होते नहीं, आप लोग एकदम आराम से उसको लिखिएगा। देखिए पहले बाएं हाथ का नियम बताते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यही बोलता है कि आप अंगूठा, तर्जनी और मध्य जो अंगुलों बीच में होता है, तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि तीनों एक दूसरे का अभिलंब 90 डिग्री का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अभिलंब एक 90 डिग्री का, तीनों देखिए अभिलंब एक 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अंगूठा यहाँ पे देखिए इंगित करता है बल की दिशा को। अंगूठा तो आपको कैसे याद रहेगा, आप नहीं भूलिएगा। अंगूठा सबसे, तीनों में सबसे ज्यादा बल किसमें है, अंगूठा में सबसे ज्यादा ताकत होता है। तो ऐसे याद रखिएगा, अंगूठा किसको इंगित करता है, बल की दिशा को। अंगूठा इंगित करता है बल की दिशा को। तर्जनी अंगुली है जो इंगित करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है। और ये मध्य का अंगुली है जो विद्युत धारा की क्षेत्र को इंगित करता है। ये लेफ्ट हैंड रूल हो गया। राइट हैंड रूल में क्या होता है, राइट हैंड रूल में ये दोनों सेम रहते हैं, सिर्फ ये बदल जाता है। ये हो जाता है गति की दिशा, अंगूठा गति की दिशा करता है और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को करता है, और ये करता है विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, तो बस दोनों में यही अंतर है। ठीक है मेरे दोस्तों, वही चीज यहाँ पे आप लोग को बैठा के लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए लिखिए क्या, वाम हस्त का नियम पहले लिखेगा। यदि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी एवं मध्य को एक दूसरे से परस्पर लंबवत फैलाते हैं, ऐसे करके क्या करते हैं, लंबवत फैलाते हैं, और माध्यमिका से धारा की दिशा एवं तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र, बोल रहा बीच वाला से धारा की दिशा और तर्जनीय से क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, इससे यानी बीच वाला से चुंबकीय क्षेत्र निरूपित होता है। अंगूठा बल की दिशा को निरूपित करता है। अंगूठा क्या करता है, बल की दिशा को निरूपित करता है। बहुत ईजी है, आप लोग समझ के लिख सकते हैं इसे। देखिए दक्षिणा हस्त नियम क्या है, दाहिने हाथ का तर्जनी माध्यमिक अंगुली अंगूठे को ऐसा फैलाया कि एक दूसरे को लंबवत, एक दूसरे से तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है। तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसमें भी वही चीज बोल रहा है। तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा करता है, और माध्यमिका चालक प्रेरित विद्युत धारा, जो बीच का उंगली है विद्युत धारा को करता है। बस दोनों हाथ में हम आप लोगों को अच्छे से समझा दिए, आप लोग इसे वहां पे बैठाकर लिख दीजिएगा। बहुत ही इजी है फ्लेमिंग का बायां हाथ के नियम और दाहिना हाथ के नियम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को पता इस हर सेट की तरह इस सेट में भी क्या दिया हुआ है, आपको बैलेंस करने के लिए दिया हुआ है। तो बैलेंस वहां पे आएगा, तो आपको इसका बैलेंस बता देते, तो बैलेंस करना किस टाइप में है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग को बैलेंस करने के लिए है। तो पहला ए का जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप में है, Fe + H2O इधर Fe3O4 + H2। तो दोनों तरफ हम लोग को एलिमेंट को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग Fe को देखते हैं। यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पर Fe क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो इसको 3 बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए। तो Fe इधर भी 3 हो गया, Fe इधर भी 3 हो गया, Fe मेरा बैलेंस हो गया। अब देखना है H2, यहाँ देखिए H कितना है, यहाँ H 2 है। ठीक है, तो यहाँ भी H 2 है, तो H तो मेरा बैलेंस हो गया। अब O का देखते हैं। यहाँ पे देखिए O, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है O, यहाँ देखिए O4 है। तो इसको O4 बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, 4 डालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। तो O भी मेरा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए H कितना है, H हो गया 4 दूना 8। तो इधर हमको 8 करना है, तो 8 करने के लिए यहाँ कितना डालना होगा, 4 डालना होगा। अब ये बैलेंस हो गया, दोनों तरफ एलिमेंट को मैंने बराबर कर दिया है। इसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर बी का है, जो इसमें बोल रहा है बाएं साइड में N2 है, यहाँ n कितना 1 है। तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। तो इधर भी 2n हो गया, इधर भी 2n हो गया। तो n बराबर कर दिए। हम लोग को हाइड्रोजन का देखना बराबर है कि नहीं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 3 दूना कितना, 6 हाइड्रोजन है। 3 दूना आगे पीछे से गुना हो जाता है, 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ भी 6 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ क्या डालेंगे, 3 डालेंगे, तब ना 3 दूना भी 6 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ भी दोनों साइड बैलेंस हो गए, दोनों साइड सारा एलिमेंट को मैंने बराबर कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर सी में बोल रहे हैं यहाँ पे Mn 1 है, यहाँ भी Mn 1 है। तो Mn मेरा बैलेंस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए Cl कितना है, यहाँ पे 2 गो Cl है और यहाँ पे 2 गो Cl है। तो 2 Cl कितना, 4 Cl। तो यहाँ पे हमको 4 Cl बनाना था। 4 Cl बनाने के लिए यहाँ क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे। तो कितना बन गया, 4 Cl। तो Cl मेरा बैलेंस हो गया, Mn भी बैलेंस है। अब हम लोग क्या देखते हैं, O देखते हैं। यहाँ पे देखिए कितना O है, यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2 डालेंगे, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, ये 2 ऑक्सीजन हो गया, ये भी 2 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन का बात है। हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे कितना है, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, यानी कि सारा मेरा बैलेंस हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए निम्नांकित यौगिक के संरचना सूत्र लिखें, यानी कि इसका बताना प्रोपीन का क्या होगा, बेंजीन का क्या होगा, ब्यूटीन 2 का क्या होगा, प्रोपेनॉन का क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम अच्छे से बेसिक पहले एक दिन बता देंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से बता देंगे। फिलहाल अभी हम इसमें बता देते हैं आप लोग को बनाना कैसे है। बोल रहा प्रोपीन, तो प्रोप मैंने 3 कार्बन होता है, तो पहले 3 कार्बन आप लोग दे दीजिएगा, 1 2 3। प्रोपीन बोला है पिन, ENE में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एक जगह पर कहीं पे आपका मन है वहाँ पे आप डबल बॉन्ड दे दीजिए, डबल बॉन्ड दे दिए। और कार्बन हमेशा क्या बनाता है, 4 कार्बन बनाना था। देखिए 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4, यानी कार्बन का हमेशा 4 हाथ होगा। यहाँ देखिए 1 2 3, एक को दे दीजिए ऊपर में चाहे नीचे। यहाँ देखिए 1 2 ठो है तो 2 ठो और देना होगा, 3 और 4। ये हो गया आपका प्रोपीन का फॉर्मूला। सब जगह पे हाइड्रोजन लटका दीजिएगा, ठीक है।
ये चाहे तो आप एच नीचे भी दे सकते हैं, ये चाहे तो एच नीचे भी दे सकते हैं। ये आपका प्रोपिन का फॉर्मूला हो, किसका हो गया, प्रोपीन, ठीक है। ये हो गया पहला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो रोमन है, इसमें आपको बोला है बेंजीन बनाने के लिए। देखिए बेंजीन होता है कैसे, आप लोग याद रखिए, बेंजीन ऐसा होता है, ठीक है। इसमें बीच बीच में एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होता है। तो जहाँ जहाँ पे कॉर्नर यहाँ पे सी होता है, इसको आप लोग स्ट्रक्चर में लिखना है। जैसे ये कोना है तो कोना पे सी देंगे यहाँ पे, फिर ये कोना है यहाँ भी सी देंगे, फिर ये कोना है यहाँ भी सी देंगे, फिर यहाँ आया ये भी सी देंगे, यहाँ भी सी देंगे, फिर ऐसे करके यहाँ भी सी देंगे। अब एक बीच बीच में क्या देंगे, एक डबल बॉन्ड है, मान लीजिए एक यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक यहाँ डबल बॉन्ड है, एक यहाँ डबल बॉन्ड है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 हाथ सबका बनाना है। देखिए यहाँ कार्बन का कितना हाथ है, 1 2 3, यहाँ एक तो एच लटका दीजिएगा कहीं पे भी। यहाँ देखिए कार्बन का कितना आता है, 1 2 3, तो यहाँ भी एक तो एच लटका देंगे। यहाँ देखिए कार्बन का कितना आता है, 1 2 3, यहाँ भी एक एच लटका दीजिए। यहाँ भी देखिए कार्बन का कितना आता है, 1 2 3, हमेशा 4 हाथ कार्बन का होना चाहिए। यहाँ भी देखिए 1 2 3, तो एक यहाँ एच लटका दीजिए, यहाँ भी 1 2 3, एक एच यहाँ लटका दीजिए। ये आपका हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला, बेंजीन का, ठीक है। तो बेंजीन में कल कोई फार्मूला पूछ देता तो आप लोग याद रखिएगा, C6 और H6 होता है। यहाँ पे जोड़ लीजिए, C6 और H6 होता है। ये आपका बेंजीन का हो गया। अब दूसरा बोल रहा ब्यूटीन 2 का बनाने बोल रहा है। तीसरा में बोल रहा ब्यूटीन 2, तो ब्यूटीन का मतलब होता है 4 को कार्बन लेंगे। कितना लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये नहीं बोल रहा ब्यूटीन में एक जगह डबल बॉन्ड देंगे। तो दूसरा नंबर में बोला डबल बॉन्ड, मान लीजिए पहला नंबर दूसरा नंबर, यहाँ पे डबल बॉन्ड डालने बोल रहा। ब्यूटीन 2 इन हो गया। सब जगह 4 हाथ बना देंगे, 1 2 3 4। यहाँ देखिए 1 2 3, एक तो बना दीजिए ऊपर। यहाँ भी देखिए 1 2 3, एक तो बना दीजिए ऊपर। यहाँ देखिए 1 2 3 4, सब जगह पर हाइड्रोजन लटका दीजिए। ये आपका हो गया ब्यूटीन का फॉर्मूला। किसका हो गया, ब्यूटीन 2 का फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रोपेनॉन बनाने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, चौथा का प्रोपेनॉन, चौथा में प्रोपेनॉन बोल रहा है। तो प्रोपेनॉन, प्रोप कितना होता है, 3 कार्बन होता है, 1 2 3। प्रोपेनॉन, ऑन मतलब कीटोन बीच में आपको डालना है। तो कीटोन कहाँ डालिएगा, कीटोन कहीं भी डाल सकते हैं। मान लीजिए कीटोन यहाँ डाल दिए तो आपका इधर क्या हाइड्रोजन लटक जाएंगे सब जगह पर, इधर भी हाइड्रोजन लटक जाएंगे। ये किसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, ये हो गया प्रोपेनॉन का, प्रोपेनॉन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ओ नहीं लगता है कीटोन, यहाँ बीच में कीटोन ग्रुप लटक जाएंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। में है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट के नामांकन चित्र को बनाएं। मतलब कि एक पुष्प का चित्र बनाना है और चित्र आप लोग बना दीजिएगा और उसके बारे में लिख देना है, उसके अंदर में क्या क्या है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, फूल को। तो यहाँ पे देखिए क्या वर्तिकार्ग है, वार्तिका बोलते हैं इसको, ठीक है। अंडाशय यहाँ पे रहता है बीच में, बाहादल है, दल पंखुड़ी है, तंतु है, प्रागकोश है, पुंकेसर इसको बोलते हैं, ठीक है, श्री केसर इसको बोलते हैं पूरा को। तो आपको इसको याद रखना है। फूल अगर टेढ़ा मेढ़ा भी बना कोई दिक्कत नहीं, पर जो ये वाला लिखना वाला है ये लिखिएगा बारीकी से, सही लिखिएगा तो आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है परितंत्र में अपघटों की क्या भूमिका है। तो देखिए पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने में अपघटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों, जीवाणु और कवकों के द्वारा अपघटन करता है। ये जीवाणु मृत जीवकों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ तत्वों को मुक्त कर देता है, जो विभिन्न गैसों के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं। अन्य ठोस एवं द्रव पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार वह पारिस्थितिक संतुलन कायम करने का प्रयास करता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसको आप लोग बारीकी से पढ़ के अच्छे से समझ के लिख दीजिएगा। कि अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। यहाँ क्वेश्चन में पहला बोल रहा 15 का, दृष्टि दोष के प्रकार लिखें। तो दृष्टि दोष का प्रकार कितना होता है, 3 होता है। ऐसे दृष्टि दोष का प्रकार अगर आपको बोलेंगे तो ऑप्शन में 3 और 4 रहेगा, तो आप लोग ऑप्शन में 3 ही मारिएगा, पर होता है 4। कौन कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष और अविदुक्ता, 4 ठो होता है, ठीक है। फिर बोल रहा बी में इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में भी संक्षिप्त करें, संशोधन भी बताना है, ठीक है। तो देखिए दृष्टि दोष को अवतल लेंस लगाते हैं, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाते हैं, लगाकर ठीक करते हैं। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस लगाकर ठीक करते हैं। अभिदुक्ता को बेलनाकार लेंस लगाकर ठीक किया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर यही है, यहाँ पे संशोधन आप लोग को बता देते हैं। अब सी का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु के सामने 80 सेंटीमीटर दूर है, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी। देखिए उत्तर में आपको जानते हैं मानव नेत्र से अच्छे से पूरा बेसिक समझा देंगे। मानव नेत्र आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, पूरा चैप्टर मानव नेत्र अच्छे से हम बता देंगे। यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन एक है, दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अभिदुक्ता। बी में बोल रहा दृष्टि दोष व उनके संशोधन के संक्षिप्त वर्णन करें। जिस नेत्र निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। यह 2 कारण से होता है। क्या होता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाता है, लेंस की क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग किया जाए। दूसरा में बोल रहा है जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है उसे 25 सेंटीमीटर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाता है, यानी नामांकित 2 कारण से होता है, नेत्र का छोटा हो जाना या फोकस दूरी बढ़ जाता है, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। नेत्र लेंस वृद्धावस्था में
हो जाने के बाद वह समंजन क्षमता घट जाती है। इस दृष्टि को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके उपचार के लिए द्विफोकेसीय लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आम बिंदुकता वह दृष्टि दोष है जिसमें दृष्टि पक्ष के लंबवत तल में स्थित सभी बिंदुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब पर नहीं बनता। इसके निवारण संशोधन के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सी में बोल रहा है दूर की वास्तविक 80 सेंटीमीटर, तो दूर बिंदु की आदर्श दूरी अनंत होगा। ठीक है। संशोधन करने वाले लेंस द्वारा अनंत बिंदु प्रतिबिंब का 80 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। यहाँ देखिए 80 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो लेंस की क्षमता निकालना, तो लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है P बराबर होता है 1/f। तो 1/f कब देते हैं, यहाँ पर अगर मीटर में अगर फोकस दूरी दिया हो तो 1/f लेंगे। अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी यहाँ पे दिया हुआ है, सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया तो ऊपर में 100 ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे तो P बराबर क्या लिखेंगे, ऊपर में 100 लिखेंगे और फोकस दूरी कितना दिया 80 सेंटीमीटर, नीचे 80 डाल देंगे। 0 से 0 काटेंगे, इसका आधा 4, इसका आधा 5, दो बार में दोनों काट दिए 5/4। जब इसको काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.25। ठीक है। तो यहाँ देखिए अवतल लेंस में हमेशा माइनस में आंसर आता है, तो इतना डायोप्टर आंसर कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएंगे -1.25 डायोप्टर। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। नंबर 16 देखिए, दिए गए चित्र में परिपथ आरेख में मान लीजिए कि प्रतिरोध R1, R2, R3 के मान 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है। तो इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है, तो इसकी गणना करें। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित धारा निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोध से धारा निकालना है। दूसरा बोल रहा परिपथ में कुल प्रभावित कुल धारा निकालना यानी कि I निकालना। तीसरा बोल रहा है परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना यानी कि R निकालना, टोटल R निकालना। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ, R1 दिया हुआ 5 ओम। ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए R1 5 ओम। जो चीज़ दिया हुआ पहले उसको हम लोग सोल्यूशन में लिख लेंगे। ये कितना दिया हुआ 10 ओम। R3 कितना दिया हुआ, R3 दिया हुआ 30 ओम। कितना दिया हुआ 30 ओम। अब वोल्ट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 12 वोल्ट। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, विद्युत धारा निकालना है। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभाव विद्युत धारा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग निकालेंगे I1। तो I1 इक्वल टू क्या होगा, V/R1। तो V का मान कितना है, तो V का मान यहाँ 12, R1 का मान कितना है 5। इसको 5 से भागा दीजिएगा, आपका आंसर कितना आ गया 2.4 आ जाएगा एम्पियर। ठीक। उसी तरह से देखिए I2 निकालना, तो I2 बराबर क्या लिखेंगे V/R2। तो V/R2 तो V का मान कितना है 12 और 2 का मान कितना है 10। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएंगे 1.2 एम्पियर। ठीक है मेरे दोस्त। उसी तरह से हम लोग को निकालना I3 में कितने विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये A का आंसर आपका हो गया। तो I3 में आपको हो जाएगा क्या V/R3। तो V का मान कितना है 12 और R3 का मान कितना है 30। ठीक है। तो इसको आप लोग काट दीजिएगा, छक्का से 2 बार में, छक्का से 5 बार में। ठीक है। आप लोग इसका आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 वाला कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं बी की ओर। तो बी में देखिए क्या निकालने बोल रहे हैं, बी में बोल रहे हैं टोटल, यहाँ देखिए बी में बोल रहे हैं परिपथ में कुल धारा निकाले, तो विद्युत धारा। तो टोटल धारा कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा I1 + I2 + I3। तो I1 का मान कितना आया था 2.4, इसका मान कितना आया था 1.2, इसका मान कितना आया था 0.4। ठीक है। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ दीजिएगा, सिंपली आपका आंसर आ जाएंगे। देखिए 4 2 6 6 4 10 के 0, बाकी हाथ में 1 2 और 1 3 3 3 और 1 4, यानी कितना आ जाएंगे 4 एम्पियर। पॉइंट के बाद इधर वैल्यू नहीं होते हैं, तो आपका 4 एम्पियर आंसर आ गए दूसरा का। अब आते हैं सी में। तो सी में क्या निकालने बोला है, पूरा रेजिस्टेंस निकालने बोला। तो यहाँ पे जो पूरा रेजिस्टेंस है यानी कि हम लोग का रेजिस्टेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिरोध, ये दिया हुआ समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, ऐसे करके निकलता है आप लोगों का टोटल रेजिस्टेंस। फॉर्मूला ये है 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला। तो 1/R लिखेंगे, इधर लिखेंगे 1/R। R1 का मान कितना दिया हुआ 5 + 1/10 + 1/30। तीनों का R का मान लिख लिए हैं, तो 1/R लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए सबका हम लोग लेंगे क्या, एलसीएम लेंगे। तो पूरा का एलसीएम क्या हो जाएंगे 30। 5 को 30 से बाहर कर देंगे, कितना आ जाएंगे 6। 10 को 30 से देंगे कितना आ जाएंगे 3। 30 को 30 से देंगे कितना आ जाएंगे 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R बराबर 6 3 9 1 10 10/3, यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/R बराबर 1/3, यानी कि दोनों को पलट देंगे तो R का मान आपका टोटल कितना आ जाएंगे 3 ओम। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है मेरे दोस्त। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन A, B और C तीनों कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए 17 में दिए गए चित्र में धातुओं का चालक का गुण प्रकट करने के लिए दिए गए प्रयोग को दिखाया गया है। 1 2 3 4 और 5 का नामांकन कीजिए। आपको इस टाइप का फिगर एक केमिस्ट्री में रहेगा, आप फिगर वाला जितना भी बता रहे हैं सब आप लोग याद कर लीजिएगा, किसको क्या बोलते हैं उसको आप लोगों को लिखना है। ये देखिए ये क्या है, 1 नंबर में धातु का छड़ है, 1 नंबर में क्या है धातु का छड़ है। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में धातु का छड़ का खुला हुआ सिर, छड़ नजर आ रहा है, इधर सिर हो गया, इधर धातु का छड़ हो गया। अब यहाँ देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में यहाँ पे हम लोग मोम रख रहे हैं। ठीक है, मोम रख रहे हैं, तब ना इसको गर्म करेंगे तो ये मोम पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। 4 में क्या है, 4 में एक पिन है, 4 में पिन है, अब 5 में बर्नर है, यानी कि आग जला रहे हैं। बहुत ही ईजी, कुछ करना नहीं। छड़ में 2 चीज़ है, और यहाँ पे मोम है और पिन है, और यहाँ पे बर्नर है। पांचों आप लोग याद कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। नंबर 18 में बोल रहे हैं एकल जीवों में प्रजनन की विधि को व्याख्या करें।
एकल जीवों का शरीर काफी सरल होता है। इनमें प्रजनन की जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट भाग लेता है। इनमें युग्म का निर्माण नहीं होता है तथा इनमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। एकल जीवों में प्रजनन मुक्त अलैंगिक जनन विधि द्वारा होती है। इनमें अलैंगिक जनन का आंगिक विधियों द्वारा संपन्न होता है। देखिए, पहला इसका पॉइंट है खंडन। कुछ एकल जीव का शरीर क्षतिग्रस्त होकर कभी कभी कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और हर टुकड़ा पुनः संपूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा। विखंडन। एकल जीव विखंडन विधियों द्वारा जनन करते हैं। अमीबा एक जीवाणु जैसे एकल जीव विखंडन द्वारा जनन करते हैं। विखंडन पद्धति में जब एक जीव दो संतति जीवों में विभाजित हो जाता है तो उसे विखंडन जीव कहते हैं। यानी कि एक जीव दो जीव में बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? विखंडन जीव कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जब एक जीव खंडित होकर अनेक जीवों की उत्पत्ति करता है तो उस बहु विखंडन कहते हैं। मतलब एक जीव ढेर सारा में टूट जाता है तो उसको बहु विखंडन कहते हैं। जैसे कि अमीबा मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में होता है। मुकुलन क्या होता है? देखिए, तीसरा पॉइंट में आप लोग लिखिएगा। ईस्ट जैसे एक कोशिकीय जीव मुकुलन पद्धति से प्रजनन करते हैं। इसमें जनन के शरीर से छोटे छोटे प्रवर्ध या मुकुल निकलते हैं जो कि जनक के शरीर में पृथक होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। फिर चौथा है जीवाणु द्वारा। कुछ बहुकोशीय एकल जीव प्रजनन के लिए एक विशेष रचना का निर्माण करते हैं जिन्हें बीजाणुधानी या बीजाणु संभासघ कहते हैं। इसका बाहरी आवरण कड़ा होता है और इसके अंदर में बहुत जीवाणु पाए जाते हैं जो दीवार फटने से बाहर आकर नए जीवों का निर्माण करते हैं, जैसे राइजोपस में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, नर जनन तंत्र का नामांकन चित्र एवं उसके कार्यों का वर्णन करें। तो इसके चित्र के बारे में बनाना और उसका कार्य करना। मनुष्य के नर जनांग में वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय जोड़ में पाए जाते हैं। इनके अलावा मूत्र मार्ग, मूत्राशय एवं शीशन आदि होते हैं। यानी कि मेल का आपको एक फिगर बनाना और उसके बारे में सारा चीज़ बता देना क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो बहुत ही ईजी है, इस फिगर को आप याद कर लीजिएगा। कहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मूत्राशय होता है, ब्लाडर होता है, जहाँ पे पेशाब रहता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लाडर। ठीक है, यहाँ पे शुक्राशय रहता है, स्पर्म रहता है, यहाँ पे शुक्राशय। यहाँ पे देखिए मूत्र मार्ग है, ये क्या है? मूत्र मार्ग है। ये आपका शीशन है, शीशन। यहाँ पे आगे वाला भाग को बोलते हैं प्रीवस। ठीक है, शुक्रवाहिनी यहाँ पे है। ठीक है, अस्लंघन नालिका यहाँ पे होता है, पूर्व स्तर ग्रंथि यहाँ पे होता है। आपको इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, इस टाइप से आप लोगों का सेट 4 साइंस का सब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 5 के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।